आदाब नाज़रीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी शख्सियत के बारे में अगर हम बात करना चाहें, उनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इस शो का वक्त कम पड़ जाएगा। आइए सीधे इस्तकबाल करते हैं अमीक जामई साहब का। अमीक जामई साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी मुंसिफ टीवी का, आपकी टीम का, एडिटोरियल का, कि आपने हम जैसे नौजवानों को मौका दिया बात रखने के लिए। अच्छा अमीक जामी साहब, आपकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई, इब्तदाई तालीम भी वहीं हुई। तालीम का सिलसिला जो आपका बढ़ा आगे, वहाँ से आप आज़मगढ़ की तरफ भी गए, आज़मगढ़ भी आपने तालीम हासिल करी और दिल्ली भी आप तशरीफ़ लेकर आए और दिल्ली में आपने अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। दिल्ली में आके अपनी तालीम आपने किस तरह से बढ़ाई, क्या किया आपने? देखिए, मेरी पैदाइश जो है जौनपुर में हुई और हमारी जो ख़ानदान है वो फ़ौज का बैकग्राउंड है जी। और मेरे वालिद अरब वर्ल्ड में 3 दशक रहे वहाँ पे खिदमत देने के बाद, और हम लोग तालीम के सिलसिले में बगल का ज़िला है आज़मगढ़, जहाँ पे शिबली स्कूल बहुत ही पूर्वांचल का मशहूर स्कूल है जिसे अल्लामा शिबली नुमानी ने बनाया था जी। वहाँ से हम लोगों की स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंटरमीडिएट में शिबली स्कूल में फ़ोटोग्राफी का सब्जेक्ट था जी। तो हमें शुरू से ही आर्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी वजह से हमने फ़ोटोग्राफी में +2 हमारा हुआ। और उसके बाद क्योंकि हमारी जो पूरी ख़ानदान है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लगाव रखने वाले लोग रहे, पढ़ाई लिखाई लोगों की बड़ों की वहीं से हुई, ख़ानदान की। जी जी। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपने बड़ों की वजह से इसलिए बना कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के मैदान में, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिल्म के मैदान में एक ऐसा इदारा है जिसका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गांधी जी ने इसे लॉन्च पैड बनाया आज़ादी की लड़ाई में। तो जामिया मिल्लिया आना हुआ। जामिया मिल्लिया आने के बाद सबसे पहले जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है उनके यहाँ एक स्पेशल फ़ोटोग्राफी का 1 साला कोर्स था जिसमें हमारा इनरोलमेंट हुआ। और ये 1 साल पूरा होते होते ही उस वक्त जो है मुराद अली हमारे बड़े भाई और फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर जी। उनके साथ जुड़ाव हुआ और उनके साथ काम करते हुए जहान खुसरो जो मुज़फ़्फ़र अली साहब हमेशा करते थे जी। उनमें बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट सीखना जो इंटरेस्ट था। फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में मुराद अली साहब को एज एन एसोसिएट डायरेक्टर ज्वाइन करना और कुछ साल जो है अंडर ग्रेजुएशन का जो समय था तारीख़ का जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जी। उस बीच में एक बहुत लंबा वक्त जो प्रोडक्शन था डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसलिए तालीम जो है ग्रेजुएशन तक रुक गई और जो फिल्म मेकिंग का इंटरेस्ट था, जो डॉक्यूमेंट्री का इंटरेस्ट था, वो बहुत आगे बढ़ गया जी। और ये होते होते 2008 का सिलसिला हुआ जब भारत में आप सबने देखा कि अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज का जो ज़माना था, जहाँ तक हमारी रिसर्च बताती है आप मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स में थे कॉलेज के ज़माने में। और ये जो आपने जितनी भी तमाम तर चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताई, इसमें एक चीज़ आप बताना भूल गए कि आपको गायकी का भी बेहद शौक़ रहा और म्यूज़िक टीम में भी रहे। कॉलेज आपने पार किया और उसके बाद 2008 का ज़माना है, बटला हाउस इनकाउंटर दिल्ली के अंदर हुआ है। तो बटला हाउस इनकाउंटर को क्या कहा जाए कि वो आपकी ज़िंदगी का एक सबसे अहम और टर्निंग पॉइंट था? बेशक एक टर्निंग पॉइंट था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमें जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी शिबली स्कूल के ज़माने से जी। जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स को जो है चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, जितने भी पैट्रियोटिक सॉन्ग होते थे वो तैयार करने के लिए प्रिंसिपल साहब का, हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, उनका हुक्म होता था जी। तो ये एक इंटरेस्ट बना, सिंगिंग का शौक़ बना। और जामिया मिल्लिया में आने के बाद जब हम लोगों की रैगिंग हुई तो रैगिंग में किसी ने हमारे सीनियर्स को बताया कि शायद हम गाना वाना भी गाते हैं, गीत गा लेते हैं। और ऐसे जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सब लोगों ने ये जाना कि हमें म्यूज़िक का और जो है गायकी का भी शौक़ है। जी। तो वो एक इंटरेस्ट हमेशा जामिया मिल्लिया टाइम पे डेवलप रहा कि जब भी सीनियर्स हमें कहीं पकड़ लेते तो उनका ये होता कि किशोर दा का कोई अच्छा गीत सुनाइए, जी जी। कोई और आप खूबसूरत कोई नगमा सुनाइए। जी। और ये करते करते और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करते करते 2008 का दौर आया और तब तक यूनाई न्यूज़ सर्विसेज का टेलीविज़न सर्विस शुरू हो चुका था। जी जी। और
हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि बेटे जो हैं नौकरियां करें और सेट हो जाएं, 10 से 6 नौकरी, शाम में लौट आना, जी, जी। सुबह जाना काम पे और शाम में लौट आना। तो ये एक सिलसिला शुरू हो रहा था जो हर किसी अपर मिडिल क्लास के एक नौजवान का सपना होता है। एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और उसी बीच में 2008 में बटला हाउस का जो फेक इनकाउंटर हुआ, किलिंग हुआ, हम तो उसे फेक इनकाउंटर ही कहते हैं। उस चीज़ ने पूरी ज़िंदगी का जैसे डायरेक्शन हम जैसे बहुत सारे नौजवानों का चेंज कर दिया। जी, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगा कि आप पॉलिटिक्स को बुरा समझते हैं, जी, आप कहते हैं कि ये जो नेता होते हैं, ये लीडरशिप होती है, गंदे लोग होते हैं, ख़राब लोग होते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने बड़ों से सुनते थे कि अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे और अच्छे लोग इसमें काम नहीं करेंगे तो कहाँ से अच्छी पॉलिटिक्स होगी, कहाँ से अच्छा मुआशरा बनेगा, कहाँ से नेशन बिल्डिंग होगा। जी, तो उस वक्त जो है यूथ फेडरेशन जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, यूथ विंग है, वहाँ से शुरुआत हुई और बटला हाउस मूवमेंट हुआ। बटला हाउस मूवमेंट में हम लोगों ने कांग्रेस के ज़माने में चिदम्बरम साहब और पाटिल साहब जो है गृह मंत्री थे, हम लोगों ने क्लेम किया कि ये फेक इनकाउंटर्स था और किस तरह से पुलिस ने 2 निर्दोष थे बच्चों को जो है उनकी किलिंग करी। तो हमें लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ खामोश थीं, लोकल लीडर्स खामोश थे, पूरा जामिया में नगर और ओखला में उस ज़माने में सन्नाटा था। जी, बहुत कुछ चुनिंदा 4-6 नौजवान इसके ख़िलाफ़ उठे और इत्तेफाक ये था कि हम लोग भी उसी आवाज़ में आवाज़ लगाते हुए निडर होकर दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए और एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ। जी, और वो तहरीक 2008 से लेकर 2014 तक चली। जी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उस ज़माने में मरहूम ए.बी. बर्धन साहब इस जी। मुल्क के बहुत बड़े रहनुमा हुए। जी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ड भी हुए, जनरल सेक्रेटरी भी थे। जी, उनके नज़दीक जाने का मौका मिला और इस पॉलिटिक्स में पूरा ले आने का जो श्रेय है मरहूम कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब, जो इस देश के बहुत बड़े स्पीकर, स्टॉलवर्ड, किसान लीडर, उन्होंने जो है राजनीति की तरफ लाने का जो काम किया और हम लोगों को ढालने का काम, जी, डांटने का काम, मुल्क को समझाने का काम, देश कैसा है, मुल्क कैसा है, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसे हैं, ऐसे करके शुरुआत हुई। और सही कहा जाए तो उस ज़माने में मोहम्मद अदीब साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा, जी, जी, मरहूम ए.बी. बर्धन साहब, कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब मरहूम, इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक कांग्रेस के ख़िलाफ़, मुल्क भर में जो नौजवान 12 साल के बाद, 16 साल के बाद बेकसूर जेलों से छूटते थे जी, जी, और उनका कोई पुरसा हाल नहीं था, जी, तो हम लोग उस तहरीक की हम लोगों ने शुरुआत करी। 2014 में उस रिज़ल्ट में फास्टैग कोर्ट्स के देश में जो है जो गृहमंत्री थे तत्कालीन सुशील जी। कुमार शिंदे साहब ने जी, मुल्क में जब आदेश किया, तब जाके हम लोगों ने जो 2008 से जो शुरुआत हुई थी, जी, जी, 14 में जाके थमी। तब तक तो ये सब नौकरी, रोज़गार, जी, ये समझिए कि हम थे और अलीगढ़ के साबिक सदर प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ गांधी आज माहिर तालीम हैं। जी, जी, हम लोगों ने दिल्ली में चप्पलें तोड़ दी, मतलब चप्पलें पैरों में नहीं होती थी। जी, जी। तो 2008 से 14 का समय तो समझिए कि ऐसे ही बीत गया। अच्छा, आप 2008 में जब इस मूवमेंट से जुड़े, आपने नज़दीक से बटला हाउस इनकाउंटर को देखा और आप अपने नज़दीक समझते हैं एक फेक इनकाउंटर था। शायद उस चीज़ को आपने अपने ऊपर लेके समझा आज इनकी बारी कल मेरी बारी, और आप तभी फिर आप सीपीआई की तरफ मुखातिब हुए। वहाँ ए.बी. बर्धन साहब जैसे लोग और अतुल कुमार अंजान से तो आपकी बहुत ही नज़दीकी रही हैं। अतुल कुमार अंजान साहब और इस तरह के जो बड़े जो लोग थे, आपकी बुनियादों में जो सियासत की जो बुनियाद है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है और तकरीबन 8 साल आपने इस पार्टी के साथ गुजारे भी हैं। तो क्या लगता है कि जो उस वक्त में आपने सीखा है वो आज आपके काम आता है कुछ ऐसा? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियाँ चुनाव लड़ने के लिए तो काम करती नहीं हैं। जी, वो इस मुल्क की बुनियादों को, जो कमज़ोर वर्ग है, जो इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जी, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए काम करती हैं। और उनकी मकसद ये होता है कि मुल्क में जो सेकुलर ताना बाना है वो बना रहे, जो बुनियादें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो बनी रहें। जी, तो जो ट्रेनिंग थी वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से हुई और इसमें कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब और मरहूम ए.बी. बर्धन साहब, जिनके साथ
पीपल्स कैंपेन में जिसमें निर्दोष लड़कों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे जी उनका बहुत साया मिला और उनको नज़दीक से देखने का मौका मिला कि कैसे हमारे मुल्क में लोग बगैर एमएलए एमपी बने हुए इस मुल्क को सींचने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, कमज़ोरों के लिए, जी बेबसों के लिए, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। तो जो ट्रेनिंग थी वो तो बेशक वहीं से हुई जी और फिर उस लड़ाई को हमें ये लगा कि जो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो एक इमेज 2004 में, 9 में, 14 में जो डेवलप की गई, ये पूरे भारत का मुसलमान आतंकवाद को एंडोर्स करते हैं, पूरे भारत के नौजवान आतंकवादी बन रहे हैं, जो कि एक फ़ल्स नैरेटिव था। जी जी हमने जब उसको डिकोड किया तो हम लोगों के साथ हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर मनीषा सेठी साहिबा, जी उस वक्त के तहलका के एडिटर अजीत शाही साहब जी जी और सीमा मुस्तफ़ा साहिबा, प्रोफेसर कमल चिनॉय साहब, जी जस्टिस AP शाह साहब तब रिटायर्ड हुए थे। हम्म, इन सब बड़ों के साथ एक लंबे समय इन लोगों से काम को सीख के ये मौका मिला कि हमें आपको जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो अन्याय है, उसके ख़िलाफ़ हमें आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपकी लड़ाई कोई और लड़ने के लिए नहीं आएगा। बेशक इसलिए ये चयन हमने उस ज़माने में किया कि 8 और 14 के बीच में कि पॉलिटिक्स में जाकर जो भी अंडर प्रिविलेज हैं, गरीब गुरबा हैं, कमज़ोर हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, SC है, ST OBC है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और उस तहरीक में जो मोहम्मद अदीब साहब, AB बर्धन साहब सब ने मिल के चलाई, उस तहरीक का रिज़ल्ट ये रहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को UPA 2 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आदेश करना पड़ा और सैकड़ों बच्चे उन्हीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए धीरे धीरे जो है जेलों से बेकसूर वहाँ से छूटते रहे। अच्छा, ऐसा भी है, आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि जेलों से बच्चे छूटते रहे, कि स्ट्रगल की लोगों की नज़र में लेकर आए कि जो आईना दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है, हकीकत आईने के पीछे है, और उसमें आप कहीं ना कहीं कामयाब भी रहे बेगुनाह लोगों को रिहा कराने में। ऐसा भी बताया जाता है, आपकी रिसर्च में मेरे सामने आया है कि एक दौर शुरू हुआ था बटला हाउस इनकाउंटर के बाद कि मुस्लिम बच्चों को अलग अलग जगह की ATS उठाकर उनको टेररिज्म में बंद कर रही थी, और कई जगह पर आपको देखा गया खुद बज़ाहिर आपने खुद उन बच्चों को जाके थानों से या ATS से उनसे आज़ादी दिलाई। ऐसे ही आपके ऊपर हाई कोर्ट में हमला भी हुआ, तो उस बारे में थोड़ा रोशनी आप डाल दीजिए। देखिए, बटला हाउस से लेकर जो शुरुआत हुई, फिर 2014 तक हम लोगों ने पूरे देश में, लखनऊ में इसके ख़िलाफ़ जनमत संग्रह कराया कि पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारा साथ देना पड़ेगा, भारत के मुसलमानों का। तो उसमें मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी को आगे किया। आदरणीय लालू जी जो है सभी मीटिंग्स में आते थे जी। हम लोग महाराष्ट्र गए, नंदेड़ गए, हैदराबाद गए और पूरे देश में हमने ट्रिब्यूनल्स करी और सारे UPA के जो लीडरशिप थी उनको हम बुलाते थे जी। हम इसलिए बुलाते थे कि आप आके सुनिए कि 8 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आखिर ये कौन सी पुलिस है, ये कौन सी हमारी पुलिस महकमा है कि जो हमारे बच्चों को ऐसे टारगेट करके उनकी ज़िंदगियां ख़राब करते हैं, और जो हौसला भारत के मुस्लिम नौजवानों में भारत को बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, मुल्क की बुनियादों में अपना रोल प्ले करने के लिए जो हौसला है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। तो हम ये समझते हैं कि जो वो एक नैरेटिव था उसको तोड़ने में थोड़ा बहुत हम कामयाब हुए थे, लेकिन वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि रोहित वेमुला आंदोलन हुआ जी। हैदराबाद में, एक दलित नौजवान को किस तरह से प्रताड़ित किया गया और उसको जो है सुसाइड करनी पड़ी जी। एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग थी। स्मृति ईरानी साहिबा उस वक्त जो है HRD की वज़ीर थी जी। तो पूरे देश में छात्रों ने, युवाओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, JNU में आंदोलन हुआ जी। और हम लोगों पर बारंबार जो है अलग अलग तरीके से दिल्ली के हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक, बार के अध्यक्षों के द्वारा जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मुसलमान दलितों की लड़ाई कैसे लड़ रहा है जी। और वो जानलेवा हमला हमारे ऊपर हुआ और पूरे देश दुनिया से जो है उसका समर्थन, लोगों का साथ हम लोगों को मिला। और हमने ये तय किया कि जो भी दलित हों, बैकवर्ड हों, माइनॉरिटीज़ हों, वो सभी लोग, महिलाएं हों, उनके सवालों पर हम लोग मिलिटेंसी से लड़ने का काम करेंगे जी। तो इस लड़ाई का आगाज़ ऐसे बढ़ता गया। अच्छा, आप
ये तमाम तर चीज़ें करने के साथ साथ 8 साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ भी रहे और 8 साल मुकम्मल होने के बाद फिर आपने रुख किया अचानक से उत्तर प्रदेश का, जबकि यहाँ दिल्ली में आपके बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके ताल्लुकात थे, मरासिम थे, आप उनके साथ काम करते थे, उठते बैठते थे और सियासत की जो पेचीदगियाँ हैं उस पर भी अक्सर सलाह मशवरा और बात किया करते थे अहमद पटेल जैसे लोगों के साथ। तो दिल्ली से यूपी जाना और यूपी जाकर कांग्रेस या दूसरी बड़ी पार्टियों को ना चुनकर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ना, समाजवादी पार्टी के साथ जाकर जुड़ना, ये क्यों किया आपने? देखिए, हमने यूपीए 1 में, यूपीए 2 में कांग्रेस की जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस ज़माने में जो अन्याय थे, जो इंतहा थी, वो हमने अपनी आंखों से देखा था जी, उसको जिया था, उस प्रताड़ना को समझा था जी, तो जब हम पीपल्स कैंपेन्स की मीटिंग्स करते थे तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे जी, और मरहूम मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। जी, मेरी जो उनसे पहली मुलाकात हुई, कॉमरेड अब्दुल कुमार अंजान साहब ने मोहम्मद अदीब साहब के लिए मेरे लिए वक्त लिया था मिलने के लिए, जब हम यूपी की मीटिंग्स को प्लान कर रहे थे और गाज़ीपुर में हमने एक ट्रिब्यूनल करी थी इसी मामले में। जी, जब हम लौटे तो पहली जो मुलाकात हुई वो माननीय अखिलेश यादव जी से हुई। जी, वो एक ऐसा इम्प्रेशन था, वो अदीब साहब जो बातें कह रहे थे वो उस पर यस कर रहे थे, मैं कर देता हूँ बहुत सारे सवालों पे। तो जो उनका इंटरेस्ट था, जो जिस तरह से वो पूरी तहरीक को समझ रहे थे, जिस तरह से वो पूरी अदीब साहब के साथ मिलकर सारी बातों में एक्सेप्ट कर रहे थे, जी, तो मुझे लगा कि एक तो कांग्रेस एक तरफ है और एक तरफ ये नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। जी, जी, तो वो एक उनका जो पर्सनालिटी थी, उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो एक विश्वास जी, मुस्लिम समाज के लिए जो हमने उनकी आंखों में देखा, या उनका जो भरोसा जो हमें दिखा, वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब हमारे दिलों पे उस ज़माने में वो बैठ गई थी जो है। जी, और ये तहरीक पूरी हुई। फिर जब रोहित वेमुला का आंदोलन हुआ तो बाद में जब कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर भी हमले हुए, जी, कोर्ट्स में जो है जानलेवा हमले हुए, वो तो जेल भी गए। तो ऐसा पीक समय था, तो हमें ये लगा कि एक्टिविज़म करके जो है आप इस फैशिस्ट ताकत से इस मुल्क को आप हटा नहीं सकते। जी, आपको किसी बड़ी सेकुलर, ईमानदार, पॉलिटिकल, मिलिटेंट शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। जी, तो एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक हुआ कि उस वक्त बिहार एक तरफ गुजरात में जिग्नेश मेवानी साहब का ऊना आंदोलन चल रहा था, जी, तो उनसे हमारे पर्सनल ताल्लुकात हमारे गुजरात के दोस्तों के ज़रिए जो किसान मूवमेंट में काम करते हैं बहुत अच्छे हो गए थे। कन्हैया तो खैर साथ के ही थे कम्युनिस्ट पार्टी में उस ज़माने में। जी, हार्दिक पटेल साहब से बहुत अच्छे रिश्ते हम लोगों के थे। तो हमने मिलकर ये पूरा शैला रशीद और ये पूरा ग्रुप को हमने ये सोचा कि इकट्ठा करके इस मुल्क में एक नई नौजवानों की लहर पैदा की जाए। जी, और हम लोग पूरे मुल्क में जाके घूमें और छात्रों से, युवाओं से बात करें। और ये बात है तकरीबन 2016-17 के बाद, जब नजीब जैसे नौजवान के बारे में पूरे मुल्क में रोहित वेमुला के बाद तहरीक चल रही थी। जी, तो इस सिलसिले में हमारी मुलाकात एक बहुत ही मोहसिन और इस मुल्क के बहुत बड़े स्टालवर्ट फॉर्मर गवर्नर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिज़ोरम मरहूम अज़ीज़ कुरैशी साहब से हुई। जी, और मरहूम अज़ीज़ कुरैशी साहब से मिलना ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि जैसे कोई दो विचार एक हो जाएं। और उन्होंने मिलते ही जो जिस तरह का हौसला, जिस तरह की हिम्मत, एक वालिदे मोहतरम की तरह जो एक मोहब्बत का इजहार, और ये सुनते कि हम लोग क्या सोचते हैं, जी, इस बात पे वो बहुत फ़ख्र करते थे कि जो है कि तुम नौजवानों की जो सोच है यही इस मुल्क को आगे ले जाएगी। जी, तो मरहूम अज़ीज़ कुरैशी साहब थे जिन्होंने उस ज़माने में ये तय होना था कि आदरणीय राहुल जी को ज्वाइनिंग करनी है या आदरणीय अखिलेश जी को ज्वाइन करना है, तो ये फ़ैसला मरहूम अज़ीज़ कुरैशी साहब को करना था। आप और जी, उन्होंने जब पूछा तो मुझे वही बात जो 2013 के आसपास हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने की जो मुलाकात की बात थी, जी, जी, तो जब हमने ये बात जाहिर करी तो वो ज़रिया बने समाजवादी पार्टी में जो हाथ
थमाने का, ले जाने का, एक रिश्ता बनाने का। और हमने ये तय कर लिया था कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए जी, कोई भी हालत हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। और उनके साथ 2017 में जब सब कुछ डूब गया उत्तर प्रदेश में, जब सब सूखा हो गया, जी, तो हमने तब ज्वाइन करा जब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। जी। 2017 में आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और ऐसे वक्त में ज्वाइन किया जब सत्ता उनके हाथ से जाती रही और उनके हाथ में हुकूमत नहीं रही। दिल्ली से आपने रुख किया उत्तर प्रदेश का और एक लंबे ज़माने से आपकी जो खिदमत हैं अब वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश जो रोज़ाना ही अपने ख़ासकर माइनॉरिटी के दरमियान कहीं ना कहीं ज़िक्र में रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसे, मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टीज़, कई सारे मसले मसाइल की बातें उठती भी रहती हैं। इन बातों पे बात करने से पहले एक बात और करना चाहूँगा। आपके बारे में मशहूर ये है कि आप बाहर की दुनिया से कुछ ज़्यादा परहेज़ करते हैं और जेल में रहना आपको ज़्यादा पसंद है। ये सब चीज़ क्या है, मतलब ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर यूथ मूवमेंट से लेकर, और जब हम लोग उत्तर प्रदेश भी जाना हुआ, जब मरहूम अजीज़ कुरैशी साहब ने हमें वहाँ काम करने के लिए बुलाया जी, तो उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो सहारनपुर का जो दलित के ऊपर जो दंगे हुए थे और उनके घरों को नजर आतिश कर दिया गया था, जो सामंती लोग थे वहाँ के, तो उस वक्त पूरे दिल्ली, पूरे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आए हुए शायद 6 या 7 महीने हुआ था जी, और वो पूरा उत्तर प्रदेश में टेरर का माहौल मुख्यमंत्री जी ने मेंटेन किया हुआ था जी। तो सवाल ये था कि हम लोग तब तक समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं हुई थी जी, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस काम को नहीं करती है इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए, तो क्या हम सब स्टूडेंट और यूथ भी सब बैठ जाएंगे जी। तो उस वक्त 17 की भाजपा की सरकार आ चुकी थी जी, तो पूरे दिल्ली से लेकर JNU, DU, जामिया मिलिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU के जितने भी नौजवान तलबा थे, यूथ थे, सब लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा का घेराव करने का काम किया था जी, दलितों के ऊपर जो अन्याय हुआ था उसके ख़िलाफ़। और उसकी अग्रणी भूमिका में हमें भी काम करने का मौका मिला था और उसी मामले में उत्तर प्रदेश जाते ही लखनऊ जेल में वेलकम किया गया। 3 दिन वहाँ पे जेलें काटी, फिर उसके बाद 22 लोगों में सब लोगों की बेलें धीरे धीरे वहाँ से होती रहीं। तो ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत थी। तो हम ये समझते हैं कि जेलें, अगर आप इस मुल्क के लिए आप जाते हैं, इस देश की अच्छी चीज़ों बातों के लिए जाते हैं, तो जेलें तो ट्रेनिंग सेंटर हैं। और जब हम लोग लखनऊ की जेल में गए तो जितने हमारे साथी 22 लोग थे तो पूरे रात भर वो एक लॉन्च पैड था जी, वहाँ पे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पे 4 घंटे का भाषण जी, और स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के सपनों पे 2 घंटे का भाषण। तो दिन 24 घंटे वहाँ पे जय भीम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ें आती थी। तो आज भी जो नौजवान मिलते हैं वो कहते हैं कि वो जेल कब चलेंगे क्योंकि उनको जेल में बड़ा मज़ा आता था। जी, जी। तो ये लड़ते हुए मुझे लगता है कि हर नेता को आज इस देश में जो इस मुल्क को, संविधान को बचाना चाहते हैं, जी, जी, इस देश के PDA के लिए, गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, जी, 1 साल का जेल अपनी जेब में रख के चलें तो जी। हम इस मुल्क में कुछ हम करने की सोच सकते हैं। अच्छा, आपकी ज़बान को मिलाया जाता है समाजवादी पार्टी के जो बहुत बड़े नेता रहे हैं आज़म खान साहब से। उनकी ज़बान सब लोग वाकिफ़ ही हैं कि आज़म खान साहब कैसे बोलते हैं, किस बेबाकी से बोलते हैं। आपकी ज़बान से मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? नहीं, देखिए आज़म खान साहब हमारे इस देश की, ये बात मैंने आज से नहीं, आज़म खान साहब से मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने इस बात को हमेशा इसको समझा है जी, कि इस मुल्क में जो सबसे बड़े सोशलिस्ट स्टॉलवर्ट हुए, नेताजी के पैरेलल, आज़म खान साहब कोई मुसलमानों के नेता नहीं है, आज़म खान साहब कोई उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है। आज़म साहब भारत के समाजवादी आंदोलन के एक स्तंभ हैं जी, और कोई भी नौजवान, हम हो या कोई भी हो, आज़म साहब की और माननीय नेताजी की पैरों की धूल नहीं हो सकते हैं हम लोग, पैरों की हम लोग जूतियाँ नहीं हो सकते हैं। हाँ, देखिए एक बात जो सबसे इन हमारे बड़े दोनों में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए अट्रैक्टिव है वो ये है
कि इन दोनों ने उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए मंडल कमीशन के लिए इमरजेंसी के खिलाफ सालों जेलें काटी जी। और कभी भी कोई समझौता नहीं किया, किसी भी फाशिस्ट ताकत से समझौता नहीं किया। और माननीय आज़म खान साहब से जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो बात हमें लगता है कि हम इन बड़ों के पदचिन्हों पे चल सकें जी। वो ये है कि जो सच्चाई का रास्ता है, जो न्याय का रास्ता है, जो आइन का रास्ता है, जो मुल्क की खुशहाली का रास्ता है, जी। उस पे चलते हुए किसी भी शहंशाह से आपको डरना नहीं है जी। और ये प्रेरणा हम सब लोगों को माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी से मिलती रही। और आज आज़म खान साहब को जब भी हम लोग सोचते हैं कि वो जेल से जी, बाहर आएंगे, जी। जल्द हम सब उम्मीद करते हैं जी। जब आएंगे, तो वो एक प्रेरणा है, वो एक अन्याय, वो एक सिंबल है अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई का। जी। तो इसलिए हम सब लोगों को वो बहुत पसंद है। अमीक जामी साहब, आपकी शख्सियत के बारे में, आपका जो प्रोफाइल है उस बारे में अगर हम बात मुकम्मल करें तो शायद पूरा एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन शो की एक लिमिटेशंस है, उसका एक वक्त होता है। और क्योंकि हमारा ये शो जो है उन यंग लोगों को डेडिकेटेड है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और आप जैसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाती हैं ताकि उन लोगों तक ये मैसेज जा सके कि ज़िंदगी के पीछे कितनी जद्दोजहद है, कितनी मेहनत की जाती है। एक लंबा ज़माना हो गया आपको स्ट्रगल करते करते, और कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए, और आज भी जो है वहीं ज़मीन पर रह के अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी का और आप सबका। तो नाजरीन, ये थे अमीक जामी साहब। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।